हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम लोगों को पढ़ना है आयनाइजेशन एंथैल्पी या इसी को कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल या हिंदी में कहते हैं आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा का मतलब क्या होता है ना कि आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब ये होता है कि अगर आप जैसे कोई परमाणु है उस परमाणु को आपको एक इलेक्ट्रॉन देना है। सपोज यहाँ पे देखो, ये एक परमाणु है, ये परमाणु का न्यूक्लियस दिखा रहा है, यहाँ पे फर्स्ट सेल, ये सेकंड दूसरा कक्षक, ये तीसरा कक्षक, ये तीसरे कक्षक पे एक इलेक्ट्रॉन है। हमको चाहिए कि हम इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लें, हम इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लें। तो अगर आप परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन लोगे तो बदले में उसको ऊर्जा देनी पड़ेगी ना। तो जब परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं परमाणु से, बदले में जो उसको ऊर्जा देते हैं वही क्या कहलाती है? आयोनाइजेशन एनर्जी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एनर्जी नीडेड विच इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। तो कुल मिला के हम लोग ये कहेंगे आयनन ऊर्जा यानी कि किसी विलगित परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उसको दी गई ऊर्जा। उदासीन या विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाएगी? आयनन ऊर्जा। या अब ऊर्जा उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे, उसको ऊर्जा दोगे तो एंथैल्पी तो बदलेगा ही, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी कह सकते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कह सकते हैं। देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि या धनायन बनाने के लिए आवश्यक ऊर्जा। सीधी सी बात है, अगर आप किसी परमाणु में से, मान लो सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, ये सोडियम है और सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा? 10 इलेक्ट्रॉन, और इस पे क्या आ जाएगा? धन। तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकाले और निकालने के लिए बदले में आपको क्या देना पड़ा? ऊर्जा देना पड़ा। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बदले में ऊर्जा देना पड़ता है। एक इलेक्ट्रॉन निकाले और उसके बदले में हमको ऊर्जा देना पड़ा, यही ऊर्जा आयनन ऊर्जा या आयोनाइजेशन एनर्जी या कहलाती है। ठीक है, और इस प्रोसेस में जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहलाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उस परमाणु पे क्या आ जाएगा? धनावेश। तो ये भी कह सकते हैं कि धनायन बनाने के लिए आवश्यक ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा या धनायन बनाने के लिए आवश्यक ऊर्जा, दोनों कह सकते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए मैंने डेफिनेशन में ये भी लिख दिया है कि धनायन बनाने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है। यहाँ पे देखो कोई परमाणु ले लिया हमने, मेटल के सेंस में मेटल सेंस लिख दिया है क्योंकि मेटल जनरली इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। तो एम मतलब कोई परमाणु को डिनोट कर रहा है, गैसीय अवस्था में हमको लेना है तो यहाँ पे गैस लिख दिया है मैंने। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो ये किसमें बदल गया? धनायन में। इस समय जो ऊर्जा लगी उस ऊर्जा को क्या कहेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी। आई से इसको डिनोट करेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी, आई। ठीक है, नेक्स्ट है, हाँ देखो वही लिखा हुआ है यहाँ पे भी कि आई से इसको डिनोट करते हैं और इसका यूनिट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट है, जैसे किलो जूल, या इसको किलो जूल भी इसका यूनिट हो, किलो जूल पर मोल भी यूनिट ले सकते हैं, तो किलो जूल पर मोल भी कर सकते हो। ठीक है, अब आयनाइजेशन एनर्जी, जैसे परमाणु है, मान लो ये नाभिक है, ठीक, ये फर्स्ट कोष, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो 1 2, ये सेकंड कोष, मान लेते हैं इस कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है फॉर एग्जांपल, ऐसे ही है ना। तो पहले एक इलेक्ट्रॉन मैंने निकाला तो बदले में इसको ऊर्जा देनी पड़ी, इसको कहेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये परमाणु सपोज M था तो ये किसमें बदल गया? M+ में। ठीक, फिर अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, फिर इसको बदले में ऊर्जा देनी पड़ेगी, ये किसमें बदल जाएगा? M2+। फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालेंगे, फिर बदले में इसको ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो ये क्या हो जाएगा? M3+। तो देखो जब पहला इलेक्ट्रॉन निकाले तो जो उसको ऊर्जा देनी पड़ी उसको भी आयनन ऊर्जा कहेंगे। कौन सी आयनन ऊर्जा? प्रथम आयनन ऊर्जा। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाले तब जो ऊर्जा दिए उसको द्वितीय आयनन ऊर्जा। तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाले तब जो ऊर्जा दिए उसको तृतीय आयनन ऊर्जा। तो बारी बारी से जितने बार इलेक्ट्रॉन निकालोगे उतने बार ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी और उसको प्रथम द्वितीय तृतीय ऐसे लाइन से हम लोग आयनन ऊर्जा डिनोट करेंगे। अब देखो जब पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे ऊर्जा लगा, सपोज यहाँ पे 10 किलो जूल ऊर्जा लगा, ऐसे ही रेंडमली बोल रही हूँ ना मैं, 10 किलो जूल ऊर्जा लगा। ठीक है, मान लो 10 किलो जूल ऊर्जा लगा। जब दूसरा निकालोगे, अब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, आपने ऊर्जा दे दिया, लेकिन अब जब दूसरा निकालोगे तो नाभिक दूसरे को थोड़ी देना चाहेगा, नहीं देना चाहेगा ना, तो वो तब आपको क्या देना पड़ेगा? ऊर्जा जो देनी पड़ेगी वो 10 किलो जूल से अधिक।
अधिक दोगे तब जाके वो दूसरा इलेक्ट्रॉन देगा। तीसरे के लिए जितना दूसरे में दिए, सपोज दूसरे में 12 दिए, तो तीसरे में 12 से भी ज्यादा 14 किलो जूल ऊर्जा, 15 किलो जूल ऊर्जा, उससे भी ज्यादा लगेगा ना। तो मतलब जैसे जैसे हम लोग ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे वैसे वैसे लगने वाली ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ते जाएगी। इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट कम होता है सेकंड से, सेकंड कम होता है थर्ड से, थर्ड कम होता है फोर्थ से, फिफ्थ से, सिक्स से, ऐसे जितने बार इलेक्ट्रॉन निकालोगे उतना ज्यादा उसको ऊर्जा आपको देना पड़ेगा। तो आयनन ऊर्जा का मान जैसे जैसे प्रथम द्वितीय तृतीय में प्रथम वाले का सबसे कम होता है, द्वितीय का बढ़ता है, तृतीय का बढ़ता है, चतुर्थ का बढ़ता है, ऐसे बढ़ते जाता है। ठीक है, और ऐसे अपवाद भी बहुत सारे हैं, जब हम लोग सवाल करेंगे तो उसमें आते जाएगा, पर ये एक नेचुरल ये ऑर्डर फॉलो करते हैं कि पहला वाला सबसे कम, दूसरा थोड़ा सा ज्यादा, तीसरा और ज्यादा, चौथा और ज्यादा, ऐसे बढ़ते जाएगा। ठीक है, आयनन ऊर्जा बढ़ते जाता है। अब देखो ऐसा क्यों होता है, क्यों बढ़ते जाता है। एक इलेक्ट्रॉन निकाले, सपोज कोई परमाणु है, सोडियम नहीं, हम लोग ले लेते हैं बोरॉन। ठीक है, बोरॉन या एल्यूमिनियम ले लेते हैं, एल्यूमिनियम परमाणु क्रमांक 13, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं, 13। ठीक, तो पहले को ये नाभिक है, मान लो सपोज नाभिक के अंदर कितने प्रोटॉन है, 13 प्रोटॉन, नाभिक में 13 प्रोटॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन, और बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। इसलिए मैंने एल्यूमिनियम का एग्जांपल लिया ताकि इसमें 2-3 इलेक्ट्रॉन कम से कम बाह्यतम कोश में आ जाए। अब देखो पहला इलेक्ट्रॉन हम लोग बाहर निकाले तो यहाँ पे एनर्जी लगा, उसको आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट बोलेंगे या प्रथम आयनन ऊर्जा बोलेंगे। ठीक, जब पहला इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दोगे तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बच गए, 12 इलेक्ट्रॉन, लेकिन प्रोटॉन अभी भी कितने हैं, 13। शुरू में कितने था, 13 इलेक्ट्रॉन और 13 प्रोटॉन, शुरू में ये था, है ना। बाद में कितना हो गया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो 12 इलेक्ट्रॉन और 13 प्रोटॉन हो गया। ठीक है, एक और निकाल लो, तब इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन 13 प्रोटॉन, एक और निकाल लो, तब क्या बचेगा, 10 इलेक्ट्रॉन और 13 प्रोटॉन होगा। तो देखो फर्स्ट कंडीशन में 13 इलेक्ट्रॉन को 13 प्रोटॉन आकर्षित कर रहे थे, लेकिन सेकंड कंडीशन में 12 इलेक्ट्रॉन को 13 प्रोटॉन आकर्षण कर रहे हैं। तो यहां आकर्षण ज्यादा हो जाएगा कि नहीं, यहां और ज्यादा, यहां और ज्यादा। तो जैसे जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालते जाते हैं नाभिकीय आकर्षण बढ़ते जाता है, और नाभिकीय आकर्षण बढ़ते जाता है इसलिए हम लोग को दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा दिक्कत होता है। पहला इलेक्ट्रॉन तो हम लोग निकाल लिए क्योंकि 13 इलेक्ट्रॉन 13 प्रोटॉन थे, लेकिन अब जब 12 इलेक्ट्रॉन को 13 प्रोटॉन आकर्षित कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन निकालने में मुश्किल होगा कि नहीं होगा, इसीलिए वहां पे ऊर्जा भी ज्यादा देनी पड़ेगी। फिर 11 इलेक्ट्रॉन को 13 प्रोटॉन आकर्षित कर रहे हैं तो और ज्यादा नाभिकीय आकर्षण है, और ज्यादा नाभिकीय आकर्षण है तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए और ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। अब 10 इलेक्ट्रॉन को 13 प्रोटॉन आकर्षित कर रहे हैं, और ज्यादा नाभिकीय आकर्षण हो गया। अब नाभिकीय आकर्षण हो गया तो अब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा देनी होगी वो और ज्यादा हो जाएगी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट तो कम था, लेकिन सेकंड ज्यादा लगेगा, थर्ड और ज्यादा लगेगा, फोर्थ तो और ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से आयनन ऊर्जा का मान क्रमिक रूप से क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। नेक्स्ट क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी किस पे निर्भर करती है। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी या आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। तो आयोनाइजेशन एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, सबसे पहला साइज ऑफ एटम और आयन, साइज पे डिपेंड करेगी, यानी कि परमाणु त्रिज्या पे डिपेंड करेगी। परमाणु का आकार या परमाणु आयन का आकार या परमाणु त्रिज्या पे निर्भर करेगी। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है आकार बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा घटेगा, यहाँ पे साइज बढ़ेगा, साइज इंक्रीज तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज, साइज बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा घटेगा। इसका मतलब क्या है कि आप लोग अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे, बाएं से दाएं जाने पे क्या होता है, साइज बढ़ते जाता है, और दाएं से बाएं आने पर ये इसका साइज बड़ा है, इसका साइज छोटा, ये और छोटा। तो जैसे जैसे साइज कम हो रहा है आयनन ऊर्जा भी क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। क्यों कम होते जाएगा, क्योंकि अगर साइज बड़ा है, सपोज किसी परमाणु का साइज बड़ा है ये, और यहाँ पे नाभिक, और ये नाभिक और साइज छोटा, तो देखो बाहर में इलेक्ट्रॉन है, और आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं, बाहर से इलेक्ट्रॉन को निकालने की जरूरत पड़ती है ना। ये बड़ा परमाणु, ये छोटा परमाणु, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना है, यहां से भी इलेक्ट्रॉन निकालना है, ये बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन है, ये भी बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन है। तो देखो अगर साइज बढ़ा है तो नाभिकीय आकर्षण क्या होगा, कम, और साइज छोटा है तो नाभिकीय आकर्षण क्या होगा, अधिक। अब नाभिकीय आकर्षण छोटे परमाणु में अधिक है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए ऊर्जा क्या देनी पड़ेगी, अधिक, है ना। लेकिन अगर नाभिकीय आकर्षण कम है तो ऊर्जा कैसी देनी पड़ेगी, थोड़ी सी कम ऊर्जा। क्लियर है, अगर साइज बड़ा है
तो नाभिकीय आकर्षण कम है और नाभिकीय आकर्षण कम है तो ऊर्जा भी कम देनी पड़ेगी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। लेकिन अगर साइज छोटा है तो नाभिकीय आकर्षण अधिक है और नाभिकीय आकर्षण अधिक है तो ऊर्जा अधिक देनी पड़ेगी हमको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। इसलिए मैंने कहा कि साइज बड़ा होगा तो आयनन ऊर्जा कम होगी और साइज छोटा होगा तो आयनन ऊर्जा अधिक होगी, क्योंकि बड़े साइज में आकर्षण कम होता है ना, तो बाहर से इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी होगा। लेकिन छोटे साइज में आकर्षण ज्यादा होता है तो बाहर से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक, सेम दूसरा पॉइंट है नाभिकीय आकर्षण। भाई नाभिकीय आकर्षण ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, मतलब ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। और अगर नाभिकीय आकर्षण कम होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा, ऊर्जा कम देनी पड़ेगी। तो नाभिकीय आकर्षण बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा भी बढ़ेगा। ठीक है, अपवाद है यहाँ पे एक कि बोरॉन और बेरिलियम में और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में। देख लेते हैं इसको। देखो बोरॉन, आप लोग पढ़े थे कि बेरिलियम बाएं से दाएं जाने पर साइज क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है, यही पढ़े थे ना, बाएं से दाएं जाने पर साइज बढ़ता है। यहां पे देखो, तो यहां पे देखो बेरिलियम का साइज बड़ा है और बोरॉन का साइज छोटा है, दिख रहा है, आप लोग पढ़ चुके हैं बाएं से दाएं जाने पे साइज छोटा होता है। तो बेरिलियम बड़ा है और बोरॉन कैसा है, छोटा है। मतलब यहां पे नाभिकीय आकर्षण कम होगा और यहां पे नाभिकीय आकर्षण अधिक होगा। अब जहां नाभिकीय आकर्षण अधिक है वहां आयनन ऊर्जा क्या होनी चाहिए, अधिक। अभी पढ़े आप लोग, ठीक, यहां पे लिखा है नाभिकीय आकर्षण अधिक तो आयनन ऊर्जा अधिक, यानी कि इसकी आयनन ऊर्जा क्या होनी चाहिए, कम, और इसकी अधिक होनी चाहिए। बेरिलियम की कम और बोरॉन की अधिक, लेकिन मैंने यहाँ क्या लिखा है, बेरिलियम की ज्यादा और बोरॉन की कम। कारण देखो क्या है, बेरिलियम में देखो परमाणु क्रमांक इसका होता है 4, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन। पूर्ण पूरित है, ये पूर्ण पूरित ऑर्बिटल, फुलफिल्ड ऑर्बिटल है। ठीक, पूर्ण पूरित ऑर्बिटल कैसा होता है, स्थायी होता है, आप लोग दूसरे चैप्टर में पढ़े हैं। बोरॉन का परमाणु क्रमांक 5, 1s2 2s2 2p1, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 1 इलेक्ट्रॉन। तो बाह्यतम कक्षक कैसा है, ये पूर्ण पूरित या अर्धपूरित है क्या, नहीं। 6 इलेक्ट्रॉन होते, पूरे में 2-2 होते तो पूर्ण पूरित होता, या पूरे में 1-1 होते, तीनों में 3 इलेक्ट्रॉन होते तो अर्धपूरित होता। तो ना तो ये पूर्ण पूरित है ना तो ये अर्धपूरित है, तो ये इसकी अपेक्षा क्या है, कम स्थायी। ठीक, तो यहां से अगर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इजीली निकल जाएगा, इजी होगा इलेक्ट्रॉन निकालना। लेकिन यहाँ ये पूर्ण पूरित है, युग्मित है, जुड़े हुए हैं दोनों आपस में, यहां से अगर इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कैसा होगा इलेक्ट्रॉन निकालना, मुश्किल होगा, डिफिकल्ट होगा। ठीक, तो पूर्ण पूरित क्योंकि वो स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेता है, पूर्ण पूरित है मतलब वो स्थायी है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालोगे, अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो इसका पूर्ण पूरित वाला क्या हो जाएगा, अर्धपूरित में बदलने लगेगा। तो पूर्ण पूरित अर्धपूरित में क्यों जाएगा भाई, तो इसलिए यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है, और इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है मतलब आयनन ऊर्जा क्या होगी, अधिक लगेगी हमको। जब हम इसको ऊर्जा देंगे तो ज्यादा ऊर्जा लेगा ये, तब जाके इलेक्ट्रॉन देगा, पर यहाँ पे आयनन ऊर्जा क्या लगेगी, कम, और इजिली दे देगा। ठीक, तो जब भी आप लोग ऐसा पूर्ण पूरित या अर्धपूरित वाला केस देखें तो वहां पे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, मतलब ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। लेकिन अगर ऐसा पूर्ण पूरित अर्धपूरित वाला कोई केस ना देखें तो इलेक्ट्रॉन निकालना वहां पे इजी है, कम ऊर्जा देनी पड़ेगी। एक और यहाँ पे हो सकता है कारण कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो s ऑर्बिटल में है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसको आपको निकालना है, जबकि यहाँ पे जिस इलेक्ट्रॉन को आपको निकालना है वो p में है। जब s में इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसको हमको निकालना है, s वाला क्या होता है, ज्यादा नाभिक के पास रहता है, ज्यादा नाभिकीय आकर्षण रहता है s वाले पर, नाभिक का आकर्षण s वाले पे ज्यादा होता है, आप लोग परिरक्षण प्रभाव के टाइम पे पढ़े हैं। जबकि p वाले पे नाभिक का आकर्षण क्या रहता है, कम रहता है। तो जब इस पे ज्यादा नाभिक का आकर्षण है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी ना, जबकि p वाले में नाभिक का आकर्षण कम रहता है तो p से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कम ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो एक हमेशा ध्यान देना, अगर किसी कोई 2 केस आपको दे और एक केस में s से इलेक्ट्रॉन निकालना हो और एक केस में p से इलेक्ट्रॉन निकालना हो, तो आपको समझना है कि p से इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी है, मतलब वहां कम ऊर्जा दोगे तो भी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगी, और s से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, मतलब वहां आयनन ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी। तो यही कारण है, ये 2 कारण है कि यहाँ पे बेरिलियम की आयनन ऊर्जा ज्यादा हो जाती है बोरॉन से। सेम कंडीशन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ है। देखो नाइट्रोजन का क्या है, ये है नाइट्रोजन, साइज बड़ा है, और ये है ऑक्सीजन, साइज छोटा है। मतलब कि आयनन ऊर्जा ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए थी और नाइट्रोजन की क्या होनी चाहिए थी, कम होनी चाहिए थी। लेकिन उल्टा है, आयनन ऊर्जा नाइट्रोजन की कम है, ज्यादा है, और ऑक्सीजन की कम है। तो कारण नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, 1s2 2s2 2p3, और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, 1s2 2s2 2p4।
2p में कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। लास्ट वाला ऑर्बिटल ही हमेशा देखना ना। तो 1 2 3 और यहाँ पे 2p में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। 1 2 3 4। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? क्लियर? तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, पूरा ऑर्बिटल भर गया है एक एक इलेक्ट्रॉन से, आधा आधा भर गया पूरा ऑर्बिटल। मतलब ये कैसा हो गया? अर्धपूरित। और अर्धपूरित वाला कैसा होता है? पूर्णपूरित से कम, लेकिन बाकी नॉर्मल वाले से तो ज्यादा स्थायी होता है ना। तो अर्धपूरित भी कैसा है? थोड़ा स्थायी है। जबकि यहाँ पे ये ना तो अर्धपूरित ना तो पूर्णपूरित, तो ये स्थायी नहीं होगा, इससे कम स्थायी होगा। और आप लोग को भी बताई थी मैं कि अगर पूर्णपूरित है या अर्धपूरित है तो वो ज्यादा स्थायी है, ज्यादा स्थायी है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, और मुश्किल है तो आयनन ऊर्जा ज्यादा लगेगी। और अगर पूर्णपूरित नहीं है या ऐसा कोई कंडीशन नहीं है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है? इजी है और ऊर्जा कम लगेगी। तो इसीलिए नाइट्रोजन का आयनन ऊर्जा अधिक होता है और ऑक्सीजन का कम। सेम नाइट्रोजन फैमिली में सबका वैसी होगा ना, नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस है और ऑक्सीजन के बाद सल्फर है, तो फास्फोरस का ज्यादा होगा, सल्फर का कम। रीजन वही, अर्धपूरित और पूर्णपूरित। नेक्स्ट इज शेप ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल का शेप ऑफ ऑर्बिटल और पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेप अगर ये अभी मैंने बता दिया था, एस वाले से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, पी से थोड़ा कम, डी से और कम, एफ से सबसे कम। तो एस में अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो आयनन ऊर्जा सबसे अधिक। अभी बताया है मैंने, वही है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा निकट रहता है ना नाभिक के, वही बोल रहा है यहाँ पे। तो ये वही कंडीशन है। ठीक है, तो ये था आयनन ऊर्जा। अब हम लोग इसमें देखते हैं अगला टॉपिक, परिरक्षण प्रभाव, स्क्रीनिंग इफेक्ट। सेम वही देखो, अगर नाभिक, ये नाभिक है मान लो, नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन और ये बाहर, सबसे बाहर इलेक्ट्रॉन, यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं और ऊर्जा दे रहे हैं बदले में ना। यही तो है ना आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा। ठीक है, तो देखो अगर यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है भीतर के ऑर्बिटल में, परिरक्षण प्रभाव अधिक है। भीतर के इलेक्ट्रॉन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन और परिरक्षण प्रभाव अधिक। ज्यादा इलेक्ट्रॉन और कहां पे इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? एस में, पी में, डी में, एफ में। सबसे ज्यादा एस वाला परिरक्षण देता है, ये सब बता दी हूं ना मैं। तो अगर परिरक्षण प्रभाव अधिक है तो नाभिक का आकर्षण बाहर तक क्या लगेगा? आकर्षण कम। और आकर्षण कम लगेगा नाभिक का आकर्षण, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी हो जाएगा, और इजी हो जाएगा तो आयनन ऊर्जा क्या हो जाएगा? कम। तो परिरक्षण प्रभाव अधिक तो आयनन ऊर्जा कम। लिख सकते हैं आप लोग, परिरक्षण प्रभाव बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा भी बढ़ेगा। ठीक है, सिमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वही जो अभी मैंने बताया। सिमेट्री मतलब कि इलेक्ट्रॉन की सम्मिति, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सम्मिति लिख लेना आप लोग इसको, सम्मिति एक ही वर्मा होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सम्मिति। ठीक है, अब सम्मिति क्या होती है? वही पूर्णपूरित होगा या अर्धपूरित होगा, पूर्णपूरित ऑर्बिटल होगा या अर्धपूरित ऑर्बिटल होगा तो आयनन ऊर्जा अधिक लगेगा। जो अभी हम लोग देखे थे नाइट्रोजन के केस में पूर्णपूरित, अर्धपूरित था, अर्धपूरित, और बेरिलियम के केस में पूर्णपूरित था। तो यहाँ पे आयनन ऊर्जा क्या लग रही थी? अधिक लग रही थी। और ऑक्सीजन ऐसा कुछ पूर्णपूरित अर्धपूरित नहीं था, तो यहाँ पे ऊर्जा कम लग रही थी। बोरॉन में भी कुछ नहीं था, तो आयनन ऊर्जा कम लग रही थी। तो ये वही था सिमेट्री ऑफ एलिमेंट। अब आयनन ऊर्जा में आवर्तिता देखेंगे कि ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, और पीरियड में ऊपर से नीचे आने पर, ग्रुप में बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है। तो किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आओगे तो क्या होता है? साइज। देखो ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा? ग्रुप मतलब वर्ग ना, वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे साइज बढ़ते जाएगा, और जब साइज बढ़ता है तो क्या होता है? आयनन ऊर्जा, साइज बढ़ता है तो आयनन ऊर्जा क्या होते जाता है? यहाँ पे हम लोग लिखे थे, कम होते जाता है। इसका मतलब ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो सबसे छोटा कौन है? लिथियम। तो लिथियम की आयनन ऊर्जा यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, लिथियम की आयनन ऊर्जा सबसे ज्यादा, फिर सोडियम की, फिर पोटेशियम की, फिर रुबिडियम की, क्योंकि लिथियम छोटा है, सोडियम बड़ा है, पोटेशियम उससे भी बड़ा है और रुबिडियम सबसे बड़ा है। ठीक है, कारण वही, नाभिकीय आकर्षण कम है, यहाँ अधिक है, यहाँ और उससे कम है, उससे भी कम, और यहाँ सबसे कम है। अब आवर्त में क्या होगा? तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा बढ़ेगी, क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? बाएं से दाएं जाने पर साइज कम होते जाता है,
वो बाएं से दाएं जा रहे हैं, साइज छोटा होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है मतलब नाभिकीय आकर्षण बढ़ते जा रहा है, नाभिकीय आकर्षण बढ़ते जा रहा है मतलब आयनन ऊर्जा बढ़ते जाएगा। तो देखो बाएं से दाएं जाने पर साइज छोटा होते जाएगा, आकार छोटा होते जाएगा, इसलिए आयनन ऊर्जा बढ़ते जाएगा। तो सोडियम का सबसे कम, फिर मैग्नीशियम का, फिर एल्युमिनियम का, फिर सिलिकॉन का, फिर फास्फोरस का, फिर सल्फर का, फिर क्लोरीन का सबसे अधिक होगा आयनन ऊर्जा। लेकिन यहाँ पे भी देखो अपवाद है ना, जैसे उसमें था ना लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। लेकिन हम लोग क्या बताए थे, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ज्यादा है, वैसे ही बेरिलियम का बोरॉन से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये पूर्ण पूरित और ये अर्धपूरित, इसको भी ध्यान रखना है ना। तो एक एक अपवाद भी है, अपवाद हर जगह आप लोगों को मिलेगा, तो इसको याद रखना है कि लिथियम से क्या होना चाहिए, बाएं से दाएं जाने पर बढ़ना चाहिए, बढ़ना है, आयनन ऊर्जा का मान बढ़ते जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि साइज छोटा होते जाएगा, लेकिन यहाँ पे दो अपवाद हैं, एक बेरिलियम वाला और एक नाइट्रोजन वाला। बेरिलियम का बोरॉन से ज्यादा है जबकि होना कम चाहिए था, और नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ज्यादा है जबकि होना अधिक चाहिए था, होना कम चाहिए था। ठीक है, कारण क्या है, वही पूर्ण पूरित और अर्धपूरित ऑर्बिटल।